नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे द नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे, जहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। जो भी द हिंदू में महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स निकले होते हैं उनको हम बहुत ही विस्तार में कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसी बात पे हमारे क्या क्या आर्टिकल्स आज निकले हुए हैं इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों, आप हमें फॉलो कर रहे होंगे डेली बेसिस पे, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हम आपको एक शुरू में क्वेश्चन देते हैं। वो क्वेश्चन किसी चीज़ से भी संबंधित हो सकता है, पीवाईक्यू हो सकता है, प्लेसेस इन न्यूज से हो सकता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, किसी चीज़ से संबंधित हो सकता है। और दोस्तों, उस क्वेश्चन से संबंधित कोई ना कोई आर्टिकल हमारे पूरे डिस्कशन में मौजूद होता है, तो आप वहां से उसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। आर्टिकल को ध्यान से देखिएगा। और आज मैंने आपके लिए दो पीवाईक्यू दिए हुए हैं, बहुत ही रिसेंट के, इकोनॉमी से संबंधित, क्योंकि वो एक ही टॉपिक से संबंधित पीवाईक्यू है। तो चलिए आज आपका पूरा एक टॉपिक भी हम यहाँ पे तैयार करवा देंगे जो हमारे न्यूज़ में निकला हुआ है। तो देख लेते हैं दोस्तों आर्टिकल क्या क्या है हमारे पास आज इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी हाल ही में 7 इंडियंस हु फेस डेथ रो इन कतर रिटर्न होम। 8 लोगों को कतर में डेथ सेंटेंस दिया गया था, जिनमें से 7 लोग वापस आ चुके हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ है हमारी, दो रिटेल इन्फ्लेशन इज टू अ 3-month लो ऑफ 5.1% इन जनवरी, फूड प्राइसेस स्टिकी। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, और हम आज आपको पूरे तरीके से अच्छे से इन्फ्लेशन को, रिटेल इन्फ्लेशन वगैरह क्या होता है, सारी चीज़ों को हम आपको डिटेल में समझा देंगे। और इसी आर्टिकल से ही संबंधित हमारा आज का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। अगला आर्टिकल होगा, अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ ग्लोबल वोटर्स एक्सरसाइज राइट इन 2024। हम इस आर्टिकल के बारे में देखेंगे। 2024 ऐसा इतिहास रचने वाला है हमारा साल कि जहाँ पे दुनिया भर में जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन वोट कर रही होगी। तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे और इसमें इंडिया की भी थोड़ी चीज़ों को देखेंगे कि हमारे यहाँ वोटिंग का और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना चेंज हुआ है। अगला आर्टिकल होगा दोस्तों, रुपे यूपीआई रोल्ड आउट इन मॉरिशस एंड श्रीलंका। श्रीलंका और मॉरिशस में रुपे और यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया है उन्होंने, वहाँ पे हमने अपना रुपे यूपीआई चालू कर दिया। तो इसके बारे में भी देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हुई है, इनिशिएट हुई है वहाँ पे। और अगला होगा हमारा आर्टिकल दोस्तों, अ ग्लोबल अलायंस टू ब्रिज द जेंडर इक्विटी गैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल निकला हुआ है। हम देखेंगे कि ये ग्लोबल अलायंस टू ब्रिज द जेंडर इक्विटी गैप, इसको देखेंगे और हम थोड़ा सा आपको बताएंगे इक्विटी और इक्वालिटी का डिफरेंस भी बता देंगे दोस्तों। अगला आर्टिकल होगा हमारा, द डिक्लाइन इन इंडियाज वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स इन जनवरी। ये छोटा सा बस एक फैक्चुअल आर्टिकल हमारे लिए, वो हम देख लेंगे दोस्तों। और अगला होगा, द प्राइमरी स्कूल्स इन गुजरात विद जस्ट 1 टीचर। ये देखेंगे कि वहाँ पे एक टीचर जो है, कितने बच्चों पे एक टीचर्स है, तो टीचर की काफ़ी ज़्यादा कमी चल रही है इस टाइम पे, हम उस चीज़ को भी देखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे अगला होगा, ओडिशा टू गिव 1000 टू ऑल फैमिलीज अंडर पीडीएस। और यहाँ पे एक जो है स्वयं स्कीम चलाई उन्होंने, थोड़ा सा देख लेंगे। तो आगे आगे जो आर्टिकल है 2-3 वो छोटे छोटे आर्टिकल हैं, हम जल्दी से कवर कर लेंगे। स्टार्टिंग के हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों हम आज के क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन क्या है हमारा, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है, किन वजह से ये जो है इंक्रीज हो सकती है। पहला, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। दूसरा, फिस्कल स्टिमुलस। तीसरा, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस। चौथा, हायर परचेजिंग पावर। पांचवा आपका राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। एंड आपको बताना है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ए 1, 2 and 4 ओनली, बी 3, 4 and 5 ओनली, सी 1, 2, 3 and 5 ओनली, डी 1, 2, 3, 4 and 5 ओनली। चलिए एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके कारण बढ़ सकती है। आपके ऑप्शन है, ए विस्तारवादी नीतियां, दूसरा राजकोषीय प्रोत्साहन, तीसरा मजदूरी का मुद्रास्फीति सूचकांक, चौथा उच्च क्रय शक्ति और पांचवा ब्याज दरें बढ़ना। ठीक है, इसके हमारे ऑप्शन से नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 3, 4 और 5, सी केवल 1, 2, 3 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए इसी के साथ में हम आपको आज एक और क्वेश्चन देने वाले हैं। ये इन्फ्लेशन से हमारा संबंधित क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2020 का ये जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके थोड़े थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी तैयारी होती रहेगी साथ में दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए इसको। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। दूसरा ऑप्शन है आपका, द WPI wholesale price index does not capture changes in the prices of services which
CPI डज, ये आपको देखना है। अगला है ऑप्शन हमारा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ए आपका ऑप्शन है 1 and 2, बी आपका 2, सी है आपका 3 ओनली, डी है आपका 1, 2 and 3 ओनली। आपको ऑप्शन से आंसर जो है चूज करना है। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भोजन का भार थोक मूल्य सूचकांक WPI से अधिक है, ठीक है। दूसरा, WPI सेवाओं की कीमतों में बदलाव को कैप्चर नहीं करता है जो कि CPI करता है। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब WPI को मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में अपनाया है और प्रमुख नीति दरों में बदलाव पर निर्णय लिया है, ठीक है। WPI को अब प्रमुख नीति दरों में बदलाव के लिए वो हमारा RBI यूज कर रहा है, यहाँ पे ये बात कही जा रही है। तो आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ। आपको ध्यान से देखना है और बताना है दोस्तों कि आप देख लीजिए, आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। सब्सक्राइब करिए दोस्तों, हमारा मोरल बूस्ट होता है और हम यहाँ पे आपके लिए नए नए चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। जैसा कल भी मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ 2-4 आपको वोकैब्स वगैरह भी देते रहेंगे, शब्द इंग्लिश के वर्ड्स देंगे आपको, उनका मीनिंग भी बताएंगे जो हमारे द हिंदू में काफ़ी प्रोमिनेंट तरीके से निकलते रहते। देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपके ग्रामर से ज़्यादा आपकी वोकैब मजबूत होनी चाहिए, ये सच्चाई है। जितनी ज़्यादा आपकी वोकैब मजबूत होगी उतना ज़्यादा समझने में आपको आसानी होगा और आपको एक बेसिक ग्रामर का आइडिया है तो इससे आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इंप्रूव होती चली जाती है। तो आप डेली बेसिस पे बने रहेंगे। अब जैसे अगर आपने 3-4 महीने न्यूज़पेपर अच्छे से फॉलो किया और आपने उसके वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से देखना शुरू किया और कंटिन्यूसली देखते चले गए तो फिर आपके जो जितने वर्ड्स रहेंगे उसकी जो मीनिंग आपकी एक बारी तैयार हो जाएगी। तो बार बार वही सारे वर्ड और मीनिंग्स रिपीट होते रहते हैं वो न्यूज़पेपर में, तो आपको आसान हो जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप जो है इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि हम भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना तो आपका भी बनता है, हम जिससे आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहेंगे, हमारा मोरल भी बूस्ट होता रहेगा दोस्तों। तो चलिए, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है, तो आप इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा माइंड मत करना। देखिए, पहला हमारा आर्टिकल क्या है, 7 इंडियंस हु फेस डेथ रो इन कतर रिटर्न होम। कतर में जो है 8 लोगों को वहाँ की लोअर कोर्ट ने डेथ पेनल्टी सुना दी थी और उनको उसमें से अब जो है 7 इंडियंस हु फेस डेथ रो इन कतर रिटर्न होम, 7 लोग अब वापस आ चुके हैं। ये सारे के सारे हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है हमारे, विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा जी हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। उन्होंने जो है बताया कि सारे लोग आ चुके हैं, 1 लोग अभी नहीं आए हैं, उनको भी लाने के पूरा प्रयास किया जा रहा है। कल ही मैंने आपको बताया था UAE में हमारा मंदिर वहाँ पे बन रहा है, स्वामीनारायण जी का मंदिर बना हुआ है, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए मोदी जी वहाँ पे गए हुए हैं, आज भी वहाँ पे होंगे और वहाँ से वो कतर जाएंगे मीटिंग के लिए, वहाँ पे मिलेंगे कतर के जो ऑफिशियल्स है, जो हेड हैं वहाँ पे, और फिर वो और बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। और उसको देखते हुए फिर यहाँ पे इनको छोड़ दिया गया, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। और यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ ऐसा खास रिवील नहीं किया है, कुछ प्राइवेसी के चलते हुए कि किस बात पे इन्होंने डेथ पेनल्टी सुनाई थी या क्या चीज़ें थी, लेकिन हालांकि मैं आपको बता देती हूँ, इसके पहले न्यूज़ जब निकली हुई थी एक बारी और जब स्टार्टिंग में डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी इन लोगों को, तो वहाँ पे बात ये कही गई थी उस न्यूज़ के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा कोई अपना ओपिनियन नहीं है दोस्तों, कि वहाँ पे बात ये कही गई थी कि ये सारे के सारे लोग वहाँ पे किसी कंपनीज वगैरह में काम कर रहे थे, इनका कुछ फर्म वगैरह था वहाँ पे जिसमें ये काम करते थे, और साइड बाय साइड फिर वहाँ पे उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये आरोप लगाया इन पे कि ये लोग जासूसी वगैरह का काम करते हैं वहाँ कतर में, तो इस वजह से इनको पकड़ा गया और इनको मौत की सज़ा सुना दी वहाँ की लोअर कोर्ट ने। तो ये बात कही गई थी उस टाइम पे। बाकी अभी और क्या बात है, ये चीज़ों के बारे में अगर गवर्नमेंट रिवील करेगी तो ही किसी को पता चल पाएगा। यहाँ पे उन्होंने सेंसिटिविटी के चलते, सेंसिटिव चीज़ों के चलते उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओपन करना सही नहीं समझा है। तो हमारे लिए बस खुशी की बात ये है कि ये लोग वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, हम थोड़ा सा लोकेशन को देख लेते हैं, क्योंकि बार बार जो है अब मोदी जी गए हुए हैं, UAE में भी गए हैं, फिर कतर में जा रहे हैं, कतर से लोग आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं इजराइल हमास का चल रहा है, वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, हुती पायरेट्स, मतलब न जाने कितनी चीज़ें इस टाइम पे जो है वेस्ट एशिया में जो है चल रही हैं दोस्तों। तो इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है वो लोकेशन पूरी की पूरी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पे हम थोड़ी लोकेशन को और देखते हैं, थोड़ा फिजिकल मैप उसका और देखने की कोशिश करते हैं हम।
जिससे अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो हम थोड़ा सा सॉल्व करने की सिचुएशन में हो दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको फिजिकल मैप इस बारी दे रखा है वहाँ का। फिजिकल मैप में हम क्या क्या देख लेते हैं। देखिए ये है कतर आपका, दोहा उसकी राजधानी ये रहा आपका कतर, ठीक है। यहीं पे आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, कतर में ही, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था पिछली बारी, ठीक है दोस्तों। ये है रूबल खाली, ये इसको अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ये है दोहा, मतलब कतर यही है आपका, ये रहा। और ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है आपका पर्सियन गल्फ दोस्तों, ठीक है। और ये आपका ओमान है, ये है यमन की राजधानी सना यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगी। आसिर माउंटेन, ये देखिए आसिर माउंटेन यहाँ पे है इस एरिया में। और मक्का कहाँ पे पड़ता है, जो लोग जाते हैं अरब कंट्रीज़ में, मक्का उनका एज अ पिलग्रिम उनका होता है, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। हमारे यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो उनका काफ़ी ज़्यादा वो पवित्र स्थल माना जाता है। तो वो कहाँ पे है, ये है मक्का और ये रहा मदीना, ये है एरिया। और ये है आपका रेड सी, ये रहा रेड सी, जहाँ पे लगातार जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अटैक वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस एरिया से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, वर्ल्ड का बहुत ही बड़ी मात्रा में ट्रेड होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। और आप देखेंगे कि ये है आपकी, ये है नाइल, ये है नाइल जहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी की तरफ जा रही है। और ये आपका यहाँ पे स्वेज कनाल है दोस्तों, ये सिनाई पेनिनसुला है, यही एरिया, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ पे अरेबियन डिज़र्ट है, ये रहा आपका अरेबियन डिज़र्ट, ठीक है दोस्तों, अरेबियन डिज़र्ट। और ये है आपका बगदाद, ठीक है, ये है आपका सीरियन वाला एरिया। और ये रहा आपका इधर इराक, इराक का एरिया है दोस्तों, ये इराक का, ये सॉरी एक इराक का है, इराक, सीरिया, ईरान इधर, ठीक है। और इधर का एरिया आपका जो है इज़राइल और जो है फ़िलिस्तीन वाला एरिया है, ये आपका टर्की रहा दोस्तों, ठीक है। यहीं अनातोलिया प्लेटू था, वहीं से जो है जब टर्की में भूकंप आया था तो काफ़ी ज़्यादा वो न्यूज़ में बना था उस टाइम पे। और आप देखिए ये कावी डेजर्ट, कावी डेजर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, दस्त ए लुत, ठीक है दोस्तों। कावीर और दस्त ए लुत ये कहाँ पे है, ईरान में है। देखिए ये कावीर डेजर्ट, ये है दस्त ए लुत, कहाँ पे है, ये ईरान में है। दस्त ए लुत आपको देखना है डेजर्ट, और आपको कावी डेजर्ट देखना है, ध्यान से देखना, आप ये इसको याद रखिएगा। ये सारे ऑप्शंस में क्वेश्चन आते हैं तो हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, ध्यान रखेंगे तो हमें याद रहेगा। ये रहा आपका ईरानियन प्लेट्यू, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी, कई चीज़ें, ठीक। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका, ठीक। ये देखिए ये अरेबियन सी है यहाँ पे, इसके इधर जाएंगे आप तो आपको आपका इंडिया मिल जाएगा यहाँ पे जा करके, ठीक है दोस्तों। ऊपर इधर पाकिस्तान मिल जाएगा, ऊपर फिर आपको अफगानिस्तान मिल जाएगा इधर। ये है आपका कैस्पियन सी इधर लगता हुआ, ब्लैक सी यहाँ पे लगता हुआ। आपको इनके कुछ कुछ निमोनिक्स याद कर लेने पड़ेंगे, जिससे आपको इनकी कंट्रीज इनसे साथ में लगती हुई कंट्रीज याद रहे। और यहीं से आपकी रिवर निकलती है दोस्तों, टिग्रिस और यूफ्रेट्स ये जाती हैं कहाँ पे, यहाँ पे पर्सियन गल्फ में, ये जो है जा करके मिलती है, पर्सियन गल्फ में गिरती हैं। और जो है टिग्रिस आपके 3 कंट्री से, इराक, सीरिया और जो है टर्की से होता हुआ ये पर्सियन गल्फ में गिरता है। और ये जो है 2 कंट्रीज से, टर्की और जो है सीरिया से होता हुआ गिर जाता है आपका कहाँ पे, पर्सियन गल्फ में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें दिखा दी, आप ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है हमारे अभी के सिनेरियो में, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इतना कियोस चल रहा है इस पूरे एरिया को लेकर के, तो हमें याद रखना तो बनता है इसको दोस्तों, ठीक है। और ये है आपका यहाँ पे जिबूती वगैरह, और ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और ध्यान रखना है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मैंने कितनी कंट्रीज़ बताई हैं आपको, 4 कंट्रीज़ बताई हैं। वो 4 की 4 कंट्रीज़ आपको बतानी है कौन सी है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे आती हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। और बताना है आपको, ये है पोर्ट सूडान, ये है पोर्ट सूडान, ठीक है। चलिए ठीक है, दिखा दिया मैंने आपको ये सारी की सारी चीज़ें, ध्यान रखिएगा और जो है इसको रिवाइज मारिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया बहुत न्यूज़ में है। आगे चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, पहले पेज पे निकला है, ऊपर से जो है इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे, सारे इन्फ्लेशन के बारे में समझेंगे। रिटेल इन्फ्लेशन इज टू अ 3 month लो ऑफ 5.1% इन जनवरी, फूड प्राइसेस स्टिकी।
बात ये है जब अगर मंथली बेसिस पे ये जो है रेशियो आता रहता है तो भी हमारे लिए इतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। और अगर ये क्वार्टरली आता है तो भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन 6 मंथ का आया और कई मंथ का इकट्ठे करके आया तो हमारे लिए थोड़े डेटाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डेटा से ज़्यादा मैं आपको स्टैटिक कवर कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इन्फ्लेशन से अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो वो आपका क्वेश्चन होता है इसके स्टैटिक पार्ट से मैक्सिमम करके, मैक्सिमम टाइम आपको इसके स्टैटिक पार्ट से ही क्वेश्चन मिलेगा। और ये डेटाज वगैरह तो शायद किसी एग्जाम में रेयरली मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज आपको नॉर्मल स्टैटिक पार्ट से ही मिलेगा कि आप कम से कम इन्फ्लेशन को समझते हैं कि नहीं समझते। तो आज के टाइम पे हम ये देख लेते हैं इसके इन्फ्लेशन को समझेंगे यहाँ पे। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों को बता दूँ। यहाँ पे कहने कि रिटेल इन्फ्लेशन इज टू अ 3 मंथ लो ऑफ 5.1% इन जनवरी फूड प्राइसेस स्टिकी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रिटेल प्राइसेस है, रिटेल इन्फ्लेशन है, सीपीआई, रिटेल इन्फ्लेशन को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कम होकर के हमारा 5.1% के आसपास पहुंच चुका है। 3 महीने के सबसे जो है निचले पायदान पे पहुंचा है इन जनवरी फ्रॉम 5.7। पिछली बार इसी जनवरी में जो है 5.7% था और इस बारी जो है इस जनवरी में कितना है, ये 5.1% हो गया अ मंथ अर्लियर। विद फूड प्राइसेस राइजिंग कूलिंग अ बिट 8.3%। टोटल अगर हम फूड प्राइस को जो है फूड प्राइसेस को देखें तो वो कितना परसेंट में जो है डाउन हुई है, वो 8.3% कम हुई है, 8.3% हो गई हैं, जो कि पहले 9.5% थी। ये डाउन होकर के 8.3% हो गई हैं। उसमें भी जो अर्बन का आंकड़ा है और जो रूरल का आंकड़ा है वो अलग अलग आंकड़ा है दोनों। लेकिन ये जो है दोस्तों ये सबका मिला करके है जो हम यहाँ पे आपको अभी बता रहे हैं इसके हिसाब से। और जनवरी हेडलाइन इन्फ्लेशन, यहाँ पे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी देखेंगे दोस्तों। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन यही होता है दोस्तों जिसमें हम फूड एंड फ्यूल, एनर्जी वगैरह के भी प्राइसेस को शामिल करके देखते हैं। कोर इन्फ्लेशन में हम कुछ ऐसे जो वोलेटाइल और बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली चीज़ों के जो प्राइस होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप ऐसे इसको याद भी रख सकते हैं। कोर मतलब कि जो कोर की चीज़ें हैं, और हेडलाइन मतलब जिसमें हम सारी चीज़ों को पूरे हेडलाइन तरीके से हेडलाइन में दिखा दिया, सारी चीज़ों को मिला के पूरे ओवरऑल इकोनॉमी को की प्राइस को दर्शा देता है, जिसमें जो है जो वोलेटाइल प्राइसेस हैं जैसे तेल वगैरह, इन सब के दाम काफ़ी जल्दी बढ़ते घटते रहते हैं। एनर्जी, फ्यूल प्राइस वगैरह सबको इंक्लूड करते हैं, बाकी जो है कोर में नहीं इंक्लूड करते हैं। इसको हम और थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। जनवरी हेडलाइन इन्फ्लेशन पेस इज स्लाइटली हायर देन द 5% एवरेज projected by the Reserve Bank of India last week for the current final quarter of 2023-24। मैं एक काम करती हूँ दोस्तों, अब हम डायरेक्टली इसके जो है थोड़ा सा जो स्टैटिक है उस पर चल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। बस हमें याद रखना है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन अभी कम हुआ है, वो भी रिटेल इन्फ्लेशन, और फूड प्राइसेस जो है अभी भी स्टिकी बनी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे बस यही ये चार्ट दिखा रहा है। चार्ट क्या दिखा रहा है कि जो जनवरी 2022, मई 2023 और जनवरी 2024, तो जनवरी 2022 में कितना यहाँ पे इन्फ्लेशन था, रिटेल इन्फ्लेशन, और जो है जनवरी 2024 में ये कम होकर के 5.1% है, जो कि आप देखेंगे इधर 6.1% था जब ये जनवरी 2022 का। हम जो है जब इन्फ्लेशन निकालते हैं दोस्तों तो हम इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र करते हैं, मेज़र ऐसे करते हैं कि जो अभी जैसे हमने कहा कि जनवरी में या किसी क्वार्टर में कितना इन्फ्लेशन है, तो उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि जस्ट पिछले साल इसी महीने में कितना इन्फ्लेशन था, तो उसी से हम मेज़र करके पता लगाते हैं कि उससे कितना परसेंट जो है ज़्यादा हुआ है। हमारा जो आरबीआई है वो हमारे इन्फ्लेशन को कितने के बीच में रखने की कोशिश करता है, वो 4+-2 के बीच में इन्फ्लेशन को रखने की कोशिश करता है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा से ज़्यादा 6% होनी चाहिए, 6% मैक्सिमम होनी चाहिए, और कम से कम 2% तो होनी ही चाहिए। इन्फ्लेशन हमेशा ख़राब नहीं होती है दोस्तों, इन्फ्लेशन अच्छी भी होती है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इस वजह से कम से कम एक मिनिमम इन्फ्लेशन मार्केट में होना ही चाहिए, क्योंकि अगर चीज़ों के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे दोस्तों और पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी के दाम बढ़ते रहेंगे, आपके यहाँ के नहीं बढ़ेंगे, तो ऊपर से जो फार्मर वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे कि कुछ तो हमें फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, चीज़ों के दाम तो बढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी, तो वो फिर प्रोडक्शन वगैरह बहुत कम कर देंगे। हमारे लिए एज अ कंज्यूमर बहुत अच्छा हो जाता है, हम उपभोक्ता है तो हमें लगता है कि सस्ता मिल जाएगा, लेकिन जो प्रोड्यूसर है जो उसको उत्पादन करते हैं उसका, तो उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि जितनी लागत आई उतना उनको दाम नहीं मिला, तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन देख लेते हैं दोस्तों। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इन्फ्लेशन एक जनरल प्राइस राइज है, जो सामान्य कीमतों में वृद्धि होती है किसी भी चीज़ की, वही आपका इन्फ्लेशन कहलाता है। हिंदी में हम इसको मुद्रास्फीति कहते हैं।
और यहाँ पे हम देखते हैं रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही थी हमारे आर्टिकल में, तो हम रिटेल इन्फ्लेशन के भी बारे में देखेंगे दोस्तों। देखिए, वैल्यू ऑफ मनी जब डिक्रीज कर जाती है, इसमें थोड़ा सा इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी आया हुआ है। वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी क्या है दोस्तों? वैल्यू ऑफ मनी बस यही है कि आप किसी भी मुद्रा से कितना सामान खरीद पाते हैं, वही आपका वैल्यू ऑफ मनी हो जाता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी क्या, जैसे मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये में आपको 1 केजी जो है टमाटर इस टाइम पे मिल रहा है, 1 केजी टमाटर मिल रहा है, और अगर यही टमाटर फिर धीरे से जो है आप आज गए 1 केजी आपने 100 रुपये में टमाटर ले लिया, और कल गए अचानक से उसने कहा कि नहीं अब आपको जो है 200 रुपये लाने पड़ेंगे 1 केजी टमाटर के लिए, लेकिन आपने कहा भाई दे दो मुझे, मेरे पास तो 100 ही रुपये हैं, तो अब आपको कितना टमाटर मिलेगा? 1/2 केजी, 1/2, हाफ केजी आपको टमाटर मिलेगा। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो ये 100 रुपये था इसकी वैल्यू क्या थी? ये 1 केजी टमाटर था, और अब वो उसकी वैल्यू घट करके कितनी, हाफ केजी टमाटर हो गया। तो इसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी का डिक्रीज होना। इन्फ्लेशन में क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज कर जाती है, कम कर जाती है। आपने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन भी देखा होगा कि सिंपल सा इसका मतलब यही है कि आप जो है किसी भी चीज़ को जब खरीदते हैं उसका जो प्राइस होता है वही वैल्यू ऑफ मनी होता है, और लेकिन जब उतने ही प्राइस में आपको वो कम चीज़ मिल रही होती है तो वही उसका वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे हम रिटेल इन्फ्लेशन को देखते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हम CPI बोलते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन को ही जो खुदरा मूल्य होता है उसको हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोलते हैं दोस्तों। इज द रेट एट विच द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स बाय फॉर पर्सनल यूज इंक्रीज ओवर टाइम। जब जो कंज्यूमर होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो वो डेली बेसिस पे परचेज करते हैं, खरीदते हैं, यूज करते हैं, उनके दामों में जब वृद्धि हो जाती है तो उसी को ही हम CPI बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। और उन्हीं में बढ़ोतरी, ये कुछ गुड्स बास्केट ऑफ गुड्स होता है, मतलब एक बास्केट बना दिया मान लीजिए, और इसमें कुछ कुछ डेली बेसिस पे जो लोग यूज़ करते हैं सामान उनको रख दिया, और इन सब का हम मिला करके जब एवरेज निकालते हैं कि इनके एवरेज प्राइस में कितनी बढ़ोतरी हो रही पिछले साल की तुलना में, पिछले महीने की तुलना में, तो वही आपका CPI कह दिया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहीं से जो है निकल के आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका कि गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर बाय फॉर पर्सनल यूज इंक्रीज ओवर टाइम, वो टाइम के साथ में जो है उसका दाम बढ़ जाता है। इट मेजर्स द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स, जो एक चीज़ों का टोकरा होता है, सामान का जो टोकरा होता है, वस्तुओं का टोकरा होता है, उसका जब उनके प्राइस में चेंज हो जाता है, उसके कॉस्ट में, आपने 100 रुपये का पहले आप जो है एक टोकरा लेते थे जिसमें मान लीजिए कि 1 केजी प्याज होता है, 1 केजी टमाटर होता था, और थोड़ा सा कुछ सर्विसेज वगैरह भी उसमें इंक्लूड हो जाती थी। सर्विसेज लाइक आप एजुकेशन, आपने बच्चे को पढ़ाया तो उसमें उस पर इतना ही खर्चा आया, और की चीज़ें आपने बैंकिंग वगैरह की सर्विसेज लिया, किसी और चीज़ की सर्विसेज ली आपने, स्पा वगैरह भी आप देखेंगे तो एक सर्विस में ही आएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए 100 रुपये में आप पहले खरीदते थे, और बाद में यही बास्केट ऑफ गुड्स आपको जो है कितने में मिल रहा है, इसके रेट में क्या परिवर्तन हुआ है, या 200 रुपये का हो गया है, या ये घट के 50 रुपये का हो गया है। मैं आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा ऐसे बता रही हूँ जिससे आपको चीज़ें याद रहे, समझ में आए। अदरवाइज चेंजेस तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही होता है नॉर्मल, जब एक्चुअल में देखा जाता है तो, लेकिन मैं आपको डेटा ऐसे बता रही हूँ जिससे आपको ये चीज़ें समझ में ज़्यादा है, तो ये इसलिए मैं ज़्यादा करके बता रही हूँ। यहाँ पे वही है, इट मेजर्स द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर टिपिकली परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, जो घरेलू लोग खरीदते हैं वो बास्केट ऑफ गुड्स होता है, इंक्लूडिंग फूड, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, कपड़े वगैरह, हाउसिंग, घर वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने का जो लागत है, कहीं से सामान को कहीं और पे पहुंचाया, एंड मेडिकल केयर। मेडिकल केयर एक तरीके की सर्विस मान लीजिए कि बच्चे की तबीयत वगैरह स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कितना जो है मेडिकल केयर लिया, तो ये सारी चीज़ों को हम शामिल करते हैं किसी बास्केट ऑफ गुड्स में, फिर उसकी प्राइस को हम देखते हैं, तो वो CPI में आता है। CPI इज बेस्ड ऑन 260 कमोडिटीज़। कितने बास्केट ऑफ गुड्स में कितनी कमोडिटीज़ को हम शामिल करते हैं? 260 कमोडिटीज़ आती हैं दोस्तों हमारे CPI में, ठीक है। CPI में कितनी आती हैं? 260 वस्तुएं आती हैं हमारी CPI में, और इसको हम चार तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। इनके 4 प्रकार को हमने जो है कैटेगराइज किया हुआ है। वो कौन कौन से है? पहला है आपका CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो इंडस्ट्रियल कामगार हैं उनके लिए अलग CPI होता है जिसको IW बोलते हैं हम, इंडस्ट्रियल वर्कर का। CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसको हम वहाँ इंक्लूड करते हैं, उसको हम AL बोलते हैं। CPI फॉर रूरल लेबरर, जिसको RL बोलते हैं दोस्तों। और चौथा आपका है CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, ठीक है। CPI फॉर अर्बन, जो अर्बन एरियाज में नॉन मैनुअल का मतलब है जो
एक तरीके से सर्विस सेक्टर में जो काम करते हैं आप उसको मान लीजिए। मैनुअल लेबर हो गया कि मान लीजिए कि कहीं पर गवर्नमेंट रोड बनवा रही है तो लोग वहाँ पे जाकर के खुदाई वगैरह कर रहे हैं, तो मैनुअल लेबर हो गया एक तरीके का। दूसरा एक तरीके का हो गया कि आप किसी चीज़ का सर्विस दे रहे हैं, आप टीचर हैं कहीं पे, आप जो है डॉक्टर हैं कहीं पे, आप बैंक में काम करते हैं, तो वो एक तरीके का नॉन मैनुअल लेबर में आप समझ लीजिए वो आ गया। तो UNME जिसको हम बोलते हैं UNME, पहला CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर पहला हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स जो खेतों में कामगार हैं उनके लिए। तीसरा आपका रूरल जो गांव के एरिया में काम करते हैं। देखिए एग्रीकल्चर एरिया में काम करना और गांव में रह के काम करना दोनों में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि गांव में रह करके एक लोहार भी काम कर रहा होता है, एक बढ़ई भी काम कर रहा होता है, तो वो एग्रीकल्चर के फील्ड में उनका नहीं आएगा। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर से हट के काम कर रहे लोग उनको यहाँ पे रखा गया है CPI रूरल लेबरर RL और CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय UNME। ये 4 तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं दोस्तों। आगे एक सेकेंड रुकिए। ऑफ दीज द फर्स्ट 3 आर कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो ये 3 है, ये तीनों ऊपर के इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर और रूरल लेबरर, ठीक है, इनको कौन कंपाइल करता है? ये लेबर ब्यूरो करता है आपका। लेबर ब्यूरो याद रखना है। इन द मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंतर्गत आता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत में आता है आपका ये लेबर ब्यूरो। ये याद रखना है, ये 3 की 3 कौन कंपाइल करता है? आपका लेबर ब्यूरो, जो कि रोजगार और श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ऑप्शन में पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 4th इज कंपाइल्ड बाय, ये जो चौथा है आपका, जो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज है, ठीक है, वो क्या है? कंपाइल्ड बाय द NSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो वाणिज्यिक मंत्रालय है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी मंत्रालय है वो करता है। NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस बोलते हैं इसको। अब हम NSO जो है करता है इसको, किसको? CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, याद रखना है आपको। NSO करता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। ऑफ दिस द फर्स्ट 3 आर कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। 4th इज कंपाइल्ड बाय द NSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ। आगे चलते हैं। बेस ईयर हमने क्या रखा हुआ है? 2012। इसके पहले 2004-5 रखा था हमने, 2004-5 रखा था इसके पहले हमने दोस्तों, 4-5 रखा था, फिर इसको हमने चेंज करके 2012 कर दिया CPI के लिए हमारा बेस ईयर। इन 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलीज द न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बेस ईयर क्या रखा? 2016 रखा गया है। बाकी जो वर्कर्स हैं उनके लिए जो है, जो बाकी लेबरर्स हैं उनके लिए हमारा CPI क्या है? 2012 हमने माना है, ये याद रखना है हमें। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है CPI IW वाला, जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था, ये देख लीजिए ध्यान से। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो ये पहला वाला है इंडस्ट्रियल IW वाला, इसको जो है, इसका बेस ईयर क्या है? इसका बेस ईयर 2016 है दोस्तों, बाकी का आपका 2012 है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC यूजेस CPI डेटा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। वहां पे ऑप्शन आप क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या कहा गया है कि जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो किसको, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसमें से किनका यूज करती है? वो CPI को करती है। वहां पे ऑप्शन में क्या दिया है? WPI, तो वो गलत होगा ऑप्शन, आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2014 द RBI अडॉप्टेड द CPI, यही ऑप्शन वहां पे भी आया है। CPI इज की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, CPI को अडॉप्ट किया है 2014 से हमारे RBI ने इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, व्हाट इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ पे हमने CPI देख लिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें जो है सारी गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं जो कि नॉर्मल लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं। जो WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, आप नाम से ही याद रख सकते हैं, जो होलसेल लेवल पे होता है। होलसेल लेवल पे जो होता है, होलसेल लेवल का जो प्रोडक्शन होता है उनको जब इंक्लूड करके उनका जो है प्राइस देखते हैं हम कि उनकी प्राइस क्या हो रही है, तो वो आपका आ जाता है WPI में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में आ जाता है। इसमें हम सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, याद रखना है। सर्विसेज को हम होलसेल प्राइस इंडेक्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। हम CPI में सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज सबको इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम यहाँ होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते। उसमें थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं उनको काउंट करने के लिए, इस वजह से यहाँ पे इस चीज़ को किया जाता है। लेकिन WPI से
पहले हम WPI को ही हमने अडॉप्ट किया हुआ था, बाद में हमने चेंज करके CPI कर दिया, क्योंकि WPI से दिक्कत क्या होती थी दोस्तों कि WPI में क्या है कि हम एक एक्चुअल डेटा नहीं देख पाते थे। लोग जो रोज़मर्रा में जो हमारा एक उपभोक्ता है वो रोज़मर्रा में नॉर्मल चीज़ों को यूज़ करता रहता है, और यहाँ पे ये होलसेल लेवल पे इसको देखा जाता था, तो हमें एक एक्चुअल सिनेरियो इन्फ्लेशन का नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से हमने फिर जो है CPI को अडॉप्ट कर लिया बाद में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, ठीक है। WPI shows the combined price of a commodity basket comprising 676 items। वहाँ पे हमने कितना देखा था दोस्तों, जो हमारा कितनी कमोडिटीज़ हैं, इसमें कमोडिटीज़ हमारी हैं 260 हैं, ठीक है, CPI में, और यहाँ पे कितनी है हमारी 676 कमोडिटीज़ हैं, 676 कमोडिटीज़ हैं किसमें, WPI में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में, ठीक है। बट WPI डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज एंड इट नाइदर रिफ्लेक्ट्स द bottleneck between प्रोड्यूसर एंड होलसेलर नॉर बिटवीन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि बट WPI डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, ये सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है, एंड नाइदर रिफ्लेक्ट्स द बॉटलनेक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड होलसेलर। जो उत्पादन करता है और जो बेचता है होलसेल लेवल पे, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, होलसेलर और रिटेलर, एक होलसेलर जो बेचता है होलसेल लेवल पे और जो उसको देता है किसी नॉर्मल रिटेलर की दुकान पे बेचने के लिए, वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम्स होती है हम उनको सही से काउंट नहीं कर पाते हैं, इन्फ्लेशन फिर हम मेजर नहीं कर पाते सही तरीके से, तो इसलिए हमने CPI को अडॉप्ट किया। आगे क्या है, इट मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सोल्ड ट्रेडेड इन बल्क बाई होलसेल बिजनेसेस टू अदर बिजनेसेस, ठीक है। जो होलसेल बिजनेस हैं वो जो दूसरे बिजनेसेस को अपना बल्क में चीज़ों को बेचते हैं, वहाँ पे जब हम प्राइस को इंक्लूड करके देखते हैं तो वो होलसेल प्राइस में आता है। पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। WPI कौन करता है दोस्तों, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये क्या है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। आर्थिक सलाहकार का जो ऑफिस होता है वो मेजर करता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, याद रखना है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर, काफ़ी ज़्यादा वाइडली, बहुत ही वाइड स्तर पे यूज़ किया जाने वाला ये इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। अब हम देख लेते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन की भी बात कही गई थी वहाँ पे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में कितनी कमी या ज़्यादा हुई है, तो हम हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में जान लेते हैं। वो क्या है, इज़ द मेजर ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन, कंप्लीट इन्फ्लेशन को दिखाता है विद इन एन इकॉनमी, पूरी इकॉनमी में ये पूरे कंप्लीट इन्फ्लेशन को दिखाता है, किसी चीज़ को छोड़ता नहीं है। इट इंक्लूड्स प्राइस राइज इन फूड को भी इंक्लूड करता है, ये फ्यूल को भी, एंड ऑल अदर कमोडिटीज़, मतलब ये सारी कमोडिटीज़ को यहाँ पे इंक्लूड करता है। आपने देखा CPI में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन हम WPI में उसको छोड़ देते हैं, सर्विसेज को छोड़ देते हैं। लेकिन जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन जब हम टारगेट करते हैं, देखते हैं, तो हम यहाँ पे फूड फ्यूल हर चीज़ को इंक्लूड करके देखते हैं, तो हमें पूरा एकदम ओवरऑल सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिलता है। आगे, द इन्फ्लेशन रेट एक्सप्रेस्ड इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स यूजुअली डिनोट्स द हेडलाइन इन्फ्लेशन। नॉर्मल वे में जब हम देखते हैं, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो यूजुअली डिनोट्स द हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये एक तरीके के हेडलाइन इन्फ्लेशन को डिनोट करता है। लेकिन दो द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वैल्यूज आर ऑफन हायर, WPI वैल्यूज ट्रेडिशनली मेक हेडलाइंस, ठीक है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल तौर पे आप देखेंगे कि वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा किससे होती है, हमेशा आप देखेंगे कि जो CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो जो है इन्फ्लेशन जो है इसका हमेशा ज़्यादा रहेगा आपके होलसेल प्राइस से, क्योंकि होलसेल प्राइस पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स वगैरह लगाया, कुछ ऐसी चीज़ें एकदम से रिटेलर के पास पहुँचते तक उसका जो दाम बढ़ जाता है, वो वहाँ पे हम उस चीज़ को काउंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन एकदम रिटेलर के पास में पहुँच के आप कंज्यूमर के पास से जब डेटा लेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है कि वहाँ पे चीज़ों का जो दाम एकदम से लास्ट तक बढ़ा हुआ मिलेगा, उसको भी काउंट करेंगे तो अपने आप जो है CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा, नॉर्मल सा। और यही चीज़ जो है आपके ऑप्शन में दी गई थी, आपको वहाँ से ध्यान रखना है। कोर इन्फ्लेशन ऑल्सो, हम देखते हैं यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन के बारे में भी। कोर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो, ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट एक्सप्रेस्ड इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, यही एक तरीके से आप हेडलाइन इन्फ्लेशन को मान सकते हैं, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन में हम क्या चीज़ नहीं इंक्लूड करते हैं, क्या करते हैं, इज ऑल्सो अ टर्म यूज टू डिनोट द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकॉनमी में कितना इन्फ्लेशन है इसको देखने के लिए हम कोर इन्फ्लेशन भी यूज करते हैं। लेकिन कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड द हाईली वोलेटाइल फूड एंड फ्यूल कंपोनेंट्स एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट्स द अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन होता है दोस्तों, हम कोर इन्फ्लेशन में क्या करते हैं, वहाँ पे जो हाईली वोलेटाइल, जो
हर रोज़ एक तरीके से चेंज होने वाली चीज़ें हैं जिनके दाम बदलते रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। आप आज कभी किसी चीज़ को खरीदने गए, आज उसका दाम अलग है, 2 4 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद देखेंगे आप उसका दाम अलग है। तो ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं कोर इन्फ्लेशन में, बाकी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और मैंने यहाँ पे लगभग सारी चीज़ों को डिटेल में समझाने की कोशिश करी है आपको कि इन्फ्लेशन क्या होता है, WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा और यहाँ से उत्तर देने का प्रयास करिए। नहीं होगा तो हम उसको चल के फिर से एक बार डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। अगले आर्टिकल की तरफ चल लेते हैं दोस्तों। अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ ग्लोबल वोटर्स एक्सरसाइज राइट इन 2024। बात ये हो रही है कि 2024 में रिकॉर्ड लेवल पे पूरी दुनिया में लोग वोट करने वाले हैं। लगभग 50 कंट्रीज़ में 50 कंट्रीज़ में इलेक्शन होने वाला है। कहीं पे लोकल इलेक्शन होगा तो कहीं पे जो है पूरे देश का इलेक्शन होगा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री का चयन हो रहा होगा। तो इसमें लगभग 45% की जनसंख्या जो है 45% की जनसंख्या है जो कि अब वोट करने वाली है। तो अभी तक रिकॉर्ड हिस्ट्री में कभी इतनी संख्या में पूरी दुनिया में वोटिंग नहीं हुआ है। तो ये हमारा 2024 अगर आप विटनेस कर रहे हैं 2024 के, तो आप एक तरीके के इतिहास के जो है गवाह रहेंगे कि यहाँ पे इस टाइम पे 2024 में सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया था अभी तक में। ओवर 50 कंट्रीज इन विच क्लोज टू 45% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड रिजाइड हैव गॉन टू द पोल्स। जो 50 कंट्रीज है जिनमें होने वाला है पोल, उनमें लगभग 45% दुनिया की पॉपुलेशन रहती है जो जहाँ पे जो है इलेक्शंस होने वाले हैं। दिस ईयर ओनली इंक्लूड्स दोज कंट्रीज विच कंडक्टेड और विल कंडक्ट नेशनल लेवल पोल्स दिस ईयर और आर पार्ट ऑफ द नेशंस विच चूज द यूरोपियन पार्लियामेंट। यहाँ पे जो नेशनल लेवल पे उनका इलेक्शन होने वाला है उन्हीं को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, और जो है यूरोपियन पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनको इंक्लूड किया है। तो इतना हमारा आंकड़ा आ रहा है। इसके अलावा आप ये देखेंगे हमारा ये नया पार्लियामेंट को आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। द डेटा फॉर चार्ट्स वर सोर्स फ्रॉम आवर वर्ल्ड इन डेटा, इंटरनेशनल आइडिया, वर्ल्ड बैंक एंड द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, ठीक है। इन सब से मिला करके हमें जो है ये सारा डेटा प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं हम। कंट्रीज कंडक्टिंग लोकल इलेक्शंस हैव बीन इग्नोर्ड। जो जहाँ पे लोकल इलेक्शन हो रहे हैं, स्थानीय स्तर के जो चुनाव हो रहे हैं, उनको इनमें से जो है छोड़ दिया गया है। सिर्फ जो उनके देश का इलेक्शन हो रहा है, उनके हेड का इलेक्शन हो रहा है, उनको शामिल किया जा रहा है। तो इतना परसेंट में आ रहा है कि लोकल लोगों को भी जोड़ लेंगे तो और ज़्यादा परसेंटेज जो हमारा हाई हो जाएगा, लेकिन जिसको जोड़ा नहीं गया है। विद द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑन द राइज एंड मेनी कंट्रीज हैव इलेक्शंस दिस ईयर, एस्टिमेट्स इंडिकेट 2024 कुड सी द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन हिस्ट्री, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज इलेक्शंस आर कंसंट्रेटेड इन एशिया। एशिया में हो रहा है इलेक्शन, यूरोप में हो रहा है, और आपका हो रहा है नॉर्दर्न अमेरिका में, और सम कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका ऑल्सो चूजिंग देयर लीडर्स दिस ईयर, ठीक है। यहाँ पे पहला मैप दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। ये आपका स्वीडन, फ्रांस और पोर्तुगल है जो कि EU के लिए, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के लिए यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है। दूसरा आपका है रशिया, ये हो गया। ये है इंडिया में, आप देख ही रहे हैं कि होने वाला है इलेक्शन। पाकिस्तान में अभी देख रहे हैं चल रहा है, जहाँ पे इमरान खान, बताइए जनता भी क्या ही कहे दोस्तों। एक जो है वहाँ के राष्ट्रपति जो कि PM जो कि जेल में बंद हैं, उनको इतना वोट मिल गया है, उन्होंने वहाँ के जो क्या कहते हैं स्वतंत्र दल होते हैं उनको बैक समर्थन दे दिया था, और वहाँ पे 100 से ज़्यादा सीटें अकेली वो जीत गई हैं। बाकी और पार्टीज़ ने, नवाज शरीफ वगैरह की पार्टीज़ ने उनसे कम जो है वो जीती है, और वो जेल में बैठे बैठे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बने हुए हैं दोस्तों। क्या ही एकदम से ये अजीब तरीके का विचित्र माहौल बना हुआ है वहाँ पे, लगातार जो है न्यूज़ में बनी हुई है पाकिस्तान। और यहाँ पे उरुग्वे में हो रहा है इलेक्शन, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, ये देखें यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है। ये जगह आप देखेंगे जो ये ब्लू कलर की है, ये अलास्का है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो पहले रशिया का पार्ट था, बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने उससे खरीद लिया था, ठीक है। जो ब्लू कलर के यहाँ नेशनल लेवल के इलेक्शन हो रहा है, और जो इलेक्शंस फॉर द EU पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के लिए स्वीडन, फ्रांस और पोर्तुगाल में हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो जितना बड़ा गोला है ब्लू कलर का, वहाँ पे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन। और आप देख रहे हैं इंडिया का सर्कल इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसमें सारे सर्कल इसमें समा जाए। ये इंडिया है, US है, रशिया है, ठीक है,
कोमोरोस, कंबोडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे ये चार्ट क्या दिया गया है, चार्ट दिया गया है कि वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शंस की वो कैसी है। द चार्ट शोज द चेंज इन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर इलेक्शन जो है, जो ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शन में, जो पारदर्शिता होती है इलेक्शन में, वो कितना हुआ है, कितना है, कहाँ पे कितने की कमी हुई है। तो ये इंडिया में ये दिखाया गया है कि पहले जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता था उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। 2012 का आंकड़ा है और ये 2022 का, ठीक है। ब्लू कलर का 2012 का है और ये आपका ग्रे कलर का आपका है 2022 का। इंडिया का हम देख लेते हैं, इंडिया का कितना हो गया है। इंडिया का पहले कितना था, 0.7। देखिए ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हम किस बेस पे आंकते हैं पहले वो बता देते हैं। देखिए इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। जो 0 है वो लीस्ट फ्री एंड फेयर, जहां पे ज्यादा करप्शन होता है, लीस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन को दिखाता है। 1 कितने को दिखाता है, जहां पे पूरे तरीके से पारदर्शिता, फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा हो, वो 1 को दिखाता है। तो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग क्या हो गई, पहले 0.75 था, ये 1 की तरफ हम ज़्यादा बढ़ रहे थे और ये कम होकर के 0.53 हो गया है 2022 में, ठीक है, इलेक्शन के मामले में। तो हमारे यहाँ पे इस चार्ट में ये दिखाया जा रहा है जो पारदर्शिता है इलेक्शंस की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। आप देखेंगे कि पंजाब में जो इलेक्शन हुआ था मेयर का, वहाँ पे मेयर को काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ करते हुए दिख गए वो, वहाँ जो वोट दिए गए थे उनके साथ में स्याही वगैरह लगाते दिख गए। और फिर जो है इलेक्शन में फिर जो है उन्होंने अनाउंस किया, जिसमें बीजेपी जीत गई वहाँ के मेयर के इलेक्शन में। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है लोकतंत्र का मजाक कहा है एक तरीके से, कि आपने लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया हमारे इलेक्शन कमीशन को भी इस चीज़ को लेकर के। और यहाँ पे और भी सारी कंट्रीज़ हैं, आप देखेंगे कि रशिया में इलेक्शन होने वाला है और रशिया में भी वहाँ पे जो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे खड़े होने वाले थे उनको हटा दिया कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं भाई, क्योंकि आपने जो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया हुआ है उसका समर्थन नहीं करते। तो रशिया ने ये बात कह दी कि जो जो लोग हमारे यूक्रेन पे समर्थन को अटैक को समर्थन नहीं करते हैं वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो इसको तो किसी भी तरीके की डेमोक्रेसी तो नहीं ही कहा जा सकता। तो यहाँ रशिया का भी हम देख लेते हैं कि रशिया किस लेवल पे पहुंचा हुआ है दोस्तों। एक सेकंड में आपको बताती हूँ, रशिया ये रहा, ये भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखेगी। बांग्लादेश में भी आप देखेंगे जो कि पहले 45 था, एक की तरफ हम ज़्यादा थे, 2012 में कम होकर सिर्फ 0.16 हो गया है यहाँ पे। बांग्लादेश में भी आप देखेंगे जहाँ की मेन अपोजिशन की पार्टी थी उन्होंने इलेक्शन में भाग ही नहीं लिया था और बाद में इस चीज़ का एक्यूजेशन किया गया कि जो शेख हसीना है उन्होंने जो है इलेक्शन को फ्री फेयर तरीके से नहीं होने दिया और उस पर उन्होंने अपना कब्जा करके इलेक्शन करवा लिया एक तरीके से। तो यहाँ मैंने आपको इंडिया का बता दिया, बांग्लादेश में भी यही हाल है, आप देखेंगे कोमोरोस में है, हंगरी में भी यही हाल है। तो कुछ ये कंट्रीज है जहां पे फ्री और फेयर इलेक्शन में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और ये जो दिस इज प्रिपेयर्ड बाई, जो ये वाला चार्ट है इन्होंने ये चार्ट प्रिपेयर किसने किया है, वीडेम इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन अ एक्सपर्ट असेसमेंट। वीडेम इंस्टीट्यूट ने जो है एक्सपर्ट के असेसमेंट पे बेस्ड जो है चार्ट को प्रिपेयर किया है जहां पे ये बताया गया है। और ये सारे इतने इंटरनेशनल IDEA, वर्ल्ड बैंक एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, इन सबसे मिलकर के सारे आंकड़े और चार्ट को तैयार किया गया है। तो बस आपको यहाँ पे ये बताना है, जानने की जरूरत है कि इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है 2012 की अपेक्षा 2022 में। और ऊपर से जो है और भी कंट्रीज़ का यहाँ पे आपको डेटा दिखाया जा रहा है और आप एक इतिहास के गवाह होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप वोट देने जा रहे हैं 2024 में तो आप भी जो है उस इतिहास का पार्ट होंगे। तो आप ज़रूर से वोट देने जाइएगा दोस्तों, क्योंकि एक तो ये हमारा राइट भी है और ये हमारा एक तरीके का कर्तव्य भी है कि हमें वोट देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। रुपे UPI रोल्ड आउट इन मॉरिशस श्रीलंका। जो हमारा रुपे कार्ड है, रुपे है और जो हमारा UPI यूनिफाइड पेमेंट जो सिस्टम है, यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है, वो जो है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो है हमारा कहाँ पे लॉन्च हो गया है, कहाँ पे इसको रोल आउट कर दिया गया है, मॉरिशस में।
ये मॉरिशस की स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मॉरिशस की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग सी है, MAURITIUS, मॉरिशस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। मॉरिशस और श्रीलंका में भी, और वहाँ की जो उनकी पेमेंट का सिस्टम है उसको हमने अपने यहाँ पे भी IPS, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम मॉरिशस का है, क्या है, IPS, इसको हमने यहाँ अपने यहाँ पे रोल आउट कर दिया है। अगर आप जो है मॉरिशस में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी मर्चेंट खरीदारी के लिए किसी दुकान पे वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको UPI का कोड दिख जाएगा, QR दिख जाएगा, जहाँ पे आप स्कैन करके सीधे सीधे पेमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ में ही उन्होंने अभी बात कही है कि हम जो वहाँ का मैकॉस कार्ड स्कीम है मॉरिशस का, उन्होंने बोला कि हम जो है अभी इस पे कोशिश कर रहे हैं कि हम एक तरीके से आपको ATM वगैरह भी देने लग जाए, रुपए और UPI से रिलेटेड जो ATM कार्ड वगैरह है, जिससे वहाँ पे आप ATM में जा करके सीधे अपने पैसे वगैरह निकाल सकते हैं। तो इंडिया ने भी अपने यहाँ इनको जो है अलाउ किया हुआ है, मॉरिशस की वहाँ की पेमेंट सिस्टम को, IPS को इंडिया ने किया हुआ है और हमारे यहाँ के मॉरिशस ने किया है। और श्रीलंका ने भी यही काम किया है। द डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी विद श्रीलंका विल एनेबल इंडियन ट्रेवलर्स टू मेक QR कोड बेस्ड पेमेंट। यहाँ पे श्रीलंका में जो है QR बेस्ड पेमेंट कोड को जो है लागू किया है इन्होंने, QR कोड बेस्ड पेमेंट एट मर्चेंट लोकेशंस इन श्रीलंका। जैसे आप यहाँ पे कहीं पे जाते हैं UPI से पेमेंट करने के लिए आपको QR मिल जाता है, वैसे श्रीलंका में भी आप कहीं जाएंगे पेमेंट करने के लिए तो आपको मिल जाएगा अगर आप इंडिया के हैं तो। द प्रोजेक्ट्स हैड बीन डेवलप्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के द्वारा ये जो है पूरा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। NPCI जो कि RBI के अंडर में काम कर रही है, RBI की देखरेख में, वो जो है इसको पूरा एग्जीक्यूट कर, पेमेंट लिमिटेड NIPL अलोंग विद पार्टनर बैंक्स, कई बैंकों के साथ में मिल करके, नॉन बैंक्स फ्रॉम मॉरिशस एंड श्रीलंका अंडर द गाइडेंस ऑफ RBI की गाइडेंस में श्रीलंका मॉरिशस की बैंकों के साथ में मिल करके हमारा जो है NPCI काम कर रहा है इस चीज़ पे कि वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए बस इतना था कि मॉरिशस और श्रीलंका में हमारा रुपए कार्ड और UPI जो है वहाँ पे रोल आउट कर दिया गया है और हमने भी अपने यहाँ पे मॉरिशस के पेमेंट सिस्टम और हमारे UPI को यहाँ पे रोल आउट करवा लिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो आपको ऑप्शन में पूछ दिया गया कि अभी हाल में ही कहाँ पे हमारा रुपए और जो है UPI को यूज़ करना स्टार्ट किया गया है, वो है आपका श्रीलंका और मॉरिशस में, ठीक है। और श्रीलंका में QR बेस्ड पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है और मॉरिशस में उन्होंने बोल दिया है कि हम यहाँ पे आपको पूरा ATM कार्ड वगैरह भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर, जिससे कि आप जो है पैसे वगैरह भी निकाल सकते हैं। आगे का आर्टिकल है दोस्तों, अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अ ग्लोबल अलायंस टू ब्रिज द जेंडर इक्विटी गैप। यहाँ पे इन्होंने बात क्या कही है, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। यहाँ पे ग्लोबल अलायंस, एक ग्लोबल अलायंस हुआ था किसमें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट हुआ था, जहाँ पे इंडिया की तरफ से इनिशिएट क्या किया गया था, इनिशिएट किया गया था दोस्तों अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, ग्लोबल गुड, ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। देखिए आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि इक्विटी और इक्वालिटी क्या होती है। समता और समानता हिंदी में बोलते हैं हम इसको। इक्विटी को समता बोलते हैं, इक्वालिटी को हम समानता बोलते हैं हिंदी में। आपने अपने हमारे पॉलिटी के पेपर में भी देखा होगा, हमारे जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी इक्विटी और इक्वालिटी की बात आती है। जब हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट आता है वहाँ पे भी आपने देखा होगा इक्विटी और इक्वालिटी के बारे में। तो इक्विटी की बात क्या है यहाँ पे, इक्विटी मतलब कि समता होती है एक तरीके से, इक्विटी समता हो गई दोस्तों, और दूसरी समानता हो गई। जो कि इक्विटी मतलब जैसे कि आपने कहीं पे कोई आप रिजर्वेशन की पॉलिसी दे रहे हैं, तो एक तरीके से आप कोई चीज़, कोई स्कीम आपने निकाली तो आपने सबके लिए एक बराबर निकाल दी, चाहे वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इंसान हो, चाहे वो काफ़ी आगे बढ़ा हुआ इंसान हो। और जो हमारी इक्वलिटी की बात होती है वहाँ पे एक तरीके से फेयर चीज़ों को प्रोवाइड करवाने की बात की जाती है कि आप अगर कहीं पे कोई भी पिछड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको आगे लाने के लिए एक हम अलग जो है उसको रिजर्वेशन दे सकते हैं या उसको सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे वो भी लोगों के साथ समानता में आ सके, तो उसी को ही हम एक तरीके से जो है इक्विटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इक्विटी और इक्वालिटी की बात हो गई, समता और समानता की बात हो गई। समता एकदम बराबर लेवल पे रख देना, मतलब कि मान लीजिए अगर कोई कानून है किसी को मृत्युदंड देने का, तो किसी मृत्युदंड देने का अगर कानून है, मान लीजिए मृत्युदंड का कानून है आपके पास,
तो किसी ने अगर किसी को मारने पे मृत्युदंड आपको मिल रहा है तो वहां पे एक पूरी तरीके से इक्वलिटी का क्या मतलब है कि एक बच्चे ने भी अगर गलती से उसके हाथ से मान लीजिए एक रिवॉल्वर रखी थी और बच्चा खेल रहा था, अचानक से उसके हाथ में वो रिवॉल्वर लग गई और उससे गलती से गोली चल गई कहीं पे, बच्चे का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था किसी को मारने का और वो सामने वाला इंसान जो है उसकी मृत्यु हो गई, तो समानता का पूरा मतलब क्या है कि उस बच्चे को भी उसी लेवल पे पनिशमेंट मिलेगी जैसा कि कोई एक इंटेंशनली जा करके किसी को गोली मार देता, उसकी मृत्यु हो जाती, तो उस बच्चे को भी सेम तरीके से ही पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे फिर बात कही जाती है कि ये तो एक तरीके का फेयर नहीं हुआ ना, एक तरीके के सही तरीके से काम नहीं हुआ एक तरीके का। अगर बच्चे का तो इंटेंशन था ही नहीं वहां पे, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बच्चे को उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे जिस कैटेगरी में किसी ने इंटेंशनली काम किया। तो यहाँ पे ऐसे ही आप समझ लो कि इक्विटी और इक्वलिटी में यही डिफरेंस है। बस ये आर्टिकल में क्या बात कही जा रही है, ग्लोबल अलायंस टू ब्रिज द जेंडर इक्विटी गैप, जो जेंडर में असमानता है उसको जो है समता लाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे कौन सा अलायंस? अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, द मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव। ये कई लोग इसमें मिलकर के, देश के कई कंट्रीज मिलकर के इसको काम कर रही थी, और जो कि इंडिया का जो है इनिशिएटिव था हमारे तरफ से, और प्लेस्ड इंडिया सेंटर स्टेज फॉर एक्सेलरेटिंग द सोशियो इकोनॉमिक कॉज एज इट विल हैव अ सस्टेन्ड ग्लोबल इम्पैक्ट। With the alliance, India has managed to transition the two buzzwords equity and equality। आप जानते हैं हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से आप देखेंगे तो शब्दों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी कई शब्द को गढ़ते रहते हैं, देते रहते हैं, और बेचारे जो तैयारी करने वाले लोग वो इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि हम किन किन शब्दों को याद करते हुए बैठे, क्योंकि जब भी देखो मोदी जी कोई ना कोई स्कीम लेकर के आते हैं उसमें उन्होंने 5 ई बता दिया, 5 जो है डी बता दिया कि इससे ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन, 5 टी बता दिया, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब हम सारे के सारे शब्द याद कैसे करें। वैसे ही यहाँ पे इक्विटी और इक्वलिटी को भी जो है वहाँ पे हमने दे दिया, टू वर्किंग एजेंडाज ऑफ स्टेक होल्डर्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, बोल्स्टरिंग गवर्नेंस, मेन स्ट्रीमिंग जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी हैज बीन अ की डेवलपमेंट एरियाज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ओवर अ डिकेड। यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि इक्विटी और इक्वालिटी लाने के लिए जो है हमारा जो गवर्नेंस है, हमारी जो सरकार है, उसने काफ़ी टाइम से काम किया हुआ है। आप देखते हैं रिजर्वेशन वगैरह इसीलिए इक्विटी और इक्वालिटी को वहाँ पे लाने के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। द पैसेज ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लास्ट ईयर, हमने लास्ट ईयर कौन सा बिल पास किया? वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास किया, जिसमें 2/3 महिलाओं को आरक्षण मिलेगा हमारे लोकसभा में, साथ ही साथ आपकी विधानसभाओं में। तो यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी हम इंश्योरिंग रिजर्वेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज इज अ रिवोल्यूशनरी टूल फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड एक्सपेक्टेड टू contribute extensively to improving the process of India's governance। Allocation of $27 billion हमने जेंडर बजटिंग के अंतर्गत में कितना जो है हमने एलोकेट किया है जेंडर बजटिंग में, कि किसी स्पेसिफिक जेंडर को लेकर के जो बजट में अनाउंसमेंट किया जाता है, किस जेंडर के डेवलपमेंट के लिए जो है इतना अनाउंसमेंट किया, उसके स्पेसिफिक उस पर टारगेट करके उसका डेवलपमेंट करने के लिए, तो वही जेंडर बजटिंग हो गई एक तरीके की दोस्तों। तो जेंडर बजटिंग में विमेंस के लिए कितना जो है किया गवर्नमेंट ने? टोटल $27 बिलियन का जो है बजट एलोकेट किया। मैनिफेस्टेशन ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नेंस टू एडवांसिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट, औरतों को जो है विकास में ज़्यादा भागीदारी उनकी है, उसके लिए हमने जो है $27 बिलियन का बजट जो है एलोकेट किया, कि जिससे टोटल मिला के जिससे कि औरतों को हम आगे बढ़ा सके। और इसकी में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े क्या दिए गए हैं? जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसने में का कुछ आंकड़ा दिया है इन्होंने, तो हम देख लेते हैं उसमें क्या है। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मतलब जो कामगार औरतें हैं उनकी संख्या बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 23.3% 2017-18 में थी, जो कि बढ़ के 37% हो गई उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 2022-23 में। तो औरतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। डेटा वगैरह आप याद रखेंगे तो एक तो हो सकता है आपको किसी पीसेस वगैरह के ऑप्शन में दे दे, क्योंकि अभी इसका जो है रिलीज हुआ था आंकड़ा पहले, तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको एक ऑप्शन में भी मिल सकता है। ऊपर से आप कभी आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको कोट करने में विमेन एम्पावरमेंट का कोई ऐसे भी आ गया तो वहाँ पे भी आप कोट कर सकते हैं। ऊपर से विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया नॉर्मल हमारे पेपर में, तो वहाँ पे भी हम इसको कोट कर सकते हैं, जो कि 23.3% था 2017-18 में हमारी औरतों का जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो कि बढ़ के 37% हो गया 2022-23 में। डेटा फ्रॉम द एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है उसका डेटा है ये। फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज़ गॉन अप, जो फीमेल का एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में, वो बढ़कर के कितना हो गया है? 28% इन द लास्ट 10 ईयर्स। 28% की दर से हम बढ़ चुके हैं पिछले 10 वर्षों में हायर एजुकेशन में।
औरतों के इनरोलमेंट को लेकर के, लड़कियों के इनरोलमेंट को लेकर के इन टर्म्स ऑफ इनरोलमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जो स्टेम के सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेम। जो प्रथम फाउंडेशन की रिपोर्ट आई थी दोस्तों असर, उसमें भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हमने देखी थी वहाँ पे। जो स्टेम होते हैं सब्जेक्ट, स्टेम कौन कौन से, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। इसमें जो औरतों का इनरोलमेंट है इन सब्जेक्ट्स को लेकर के, उनकी जो पढ़ने की इच्छा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है आज के टाइम पे। और शेयर ऑफ वुमेन इज़ अ सिग्निफिकेंट 43% है इन सारे सब्जेक्ट्स में उनकी जो है भागीदारी, विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट एनरोलमेंट रेट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में एक तरीके का काफ़ी हाईएस्ट एनरोलमेंट है इन सारे सब्जेक्ट्स में औरतों का इंडिया में, ठीक है। इवन विद रूरल इंडिया देयर इज़ अ पार्टिसिपेशन ऑफ ओवर 9 करोड़ वुमेन इन 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो गांव के स्तर पे है, ग्रामीण स्तर पे है, वहाँ पे जो है लगभग हमारे पास 9 करोड़ महिलाएं, 9 करोड़ महिलाएं कितने में, 83 लाख सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स हैं, जो SHGs हैं, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसमें वो काम कर रही हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं और हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं और इंडिया एक तरीके का ग्लोबल लीडर के तौर पे जो है चीज़ों को देख रहा है। और जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो अदर स्टेट्स हैं, वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इंडिया जो है काफ़ी चीज़ों में काम कर रहा है। हम चाहे पीस कीपिंग मिशन हो गया, चाहे स्पोर्ट्स का सेक्टर हो गया हमारा, चाहे वो एनर्जी का सेक्टर हो गया, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, तो हर फील्ड में इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और अदर कंट्रीज़ उसको रिकॉग्नाइज भी कर रही हैं। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है। और एक चीज़ यहाँ पे ये कही गई दोस्तों, The changes are there for all to see. The enthusiasm around the We Lead Lounge set up by the Ministry of Women and Child Development. हमने क्या जो है एक सेटअप किया है, क्या है वो, We Lead Lounge, We Lead Lounge करके एक सेटअप बनाया है। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, किसके साथ में मिल करके हमने बनाया है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एट दावोस में हमने ये चीज़ की थी। 100 ग्लोबल इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी, हमने दावोस में, दावोस कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड में है, तो वहीं पे ही ये जो है फोरम हो रहा था, समिट हो रहा था। उसमें एक चीज़ तो हमने ये करी थी, दूसरी चीज़ क्या थी, हमने ये वी लीड लाउंज सेटअप जो है किया था द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एट दावोस में, और जिसमें ग्लोबल की, दुनिया की और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं और देश है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ये क्या है, इट सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म टू हैव मेनी मीनिंगफुल डेलिब्रेशंस अराउंड हाउ द वर्ल्ड कैन कंट्रीब्यूट, जॉइन एंड ड्राइव इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जो है हमने ये चीज़ को इस्टेब्लिश किया था। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ये मतलब है, समावेशी विकास का मतलब यह है कि हम हर तबके के लोगों को साथ में लेकर के चले, चाहे वो औरतें हो वो भी मेन स्ट्रीम में है, चाहे वो बहुत ही पिछड़े लेवल के लोगों जो एकदम मार्जिन पे खड़े हुए हैं, लाइन में एकदम पीछे हैं लोग, उनको भी हम विकास की मुख्य धारा में लेकर के आए। तो यही एक तरीके का हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्लान होता है। और इसी के साथ मैं आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में भी बता देती हूँ। डेवलपमेंट एक तरीके का आपका जो है क्वालिटेटिव चेंज होता है और आपका ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव होता है। ग्रोथ मतलब मात्रात्मक जो चेंजेस होते हैं उसको हम जो है ग्रोथ कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। डेवलपमेंट विकास का मतलब होता है कि आपके जो क्वालिटेटिव चेंजेस हो रहे हैं, विकास हो रहा है आपके देश में, मतलब कि जो आपका एकदम से लास्ट का तबके का इंसान है, जो बहुत ही निचले पायदान पे इंसान है, उसके पास में कितना जो है उसके लिविंग स्टैंडर्ड में कितना चेंज आया है, पहले वो कितना उसका इनकम था उसमें कितना चेंज आया है, उसका बच्चा पहले किस स्कूल में जाता था या नहीं जाता था, अब वो पढ़ने लग गया है, वो कितने लेवल तक पढ़ने लग गया है, वहाँ पे उसके जो है जॉब वगैरह की क्या है, खाने पीने का सिस्टम पूरा का पूरा क्या है, उनके मतलब कि रहन सहन के स्तर में क्या चेंज हुआ है। जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तब हम विकास को देखते हैं कि हाँ विकास हो रहा है। ग्रोथ क्या है कि ग्रोथ पूरा जीडीपी को हमने देख लिया कि हमारी जीडीपी इतने रेट से बढ़ रही है। अब उसमें यह भी तो हो सकता है दोस्तों ना कि ग्रोथ में हमने देखा कि जीडीपी हमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, 6% या 6-7% से बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है और ज़्यादा तेज बढ़ेगी, लेकिन उसमें हमने ये नहीं देखा ना कि किस व्यक्ति के पास कितना चीज़ें पहुँच रही हैं। अगर मान लीजिए आज मुकेश अंबानी जो है 100 लाख करोड़ का उनके पास है, 100 करोड़ का मान लीजिए उनके पास पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ के 200 करोड़ का हो जाता है, ठीक है, 200 करोड़ का हो जाता है। और वहीं एकदम निचले पायदान पे इंसान जो 20,000 रुपये की तनख्वाह उसको मिल रही थी वो कम होकर के 10,000 हो जाती है।
तो भी तो अगर हम पूरा सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में देखेंगे, पूरे देश की जीडीपी को देखेंगे, इकोनॉमी को देखेंगे, तो हमें लगेगा कि ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हो गई है हमारी इकोनॉमी में। लेकिन वहीं पे अगर हम देखेंगे कि उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो देख रहे हैं आप कि जो तो बेचारा पहले 20 कमा रहा था उसका तो और ज़्यादा कम हो गया, ठीक है, उसको तो और कम और ज़्यादा मतलब उसका कम हो गया, हालत उसकी और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये हमें एक्चुअल सिनेरियो यहाँ से नहीं पता चल पाता है, तो इसलिए हमें डेवलपमेंट को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे यही बात है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ही हमने वी लीड लाउंज सेटअप जो है बनाया था, जिसमें सारी कंट्रीज़ ने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। इट्स सर्व एज ए प्लेटफॉर्म, और आगे The Alliance for Global Good, Gender Equity and Equality now serves as a platform to channelize the resultant enthusiasm and intent into action at the global level, ठीक है। और इसमें कौन इनके साथ में है, साथ में कौन है? द अलायंस एंकर्ड बाय द CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप, ठीक है, गाइडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सपोर्टेड बाय द बिल एंड मिलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है वो सपोर्ट कर रहा है इस अलायंस को। हमारे विल हैव ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ एक्सपर्ट्स, think tanks, industry and country leadership that will drive collective actions to augment women empowerment। ये women empowerment के लिए इंडिया का इनिशिएटिव था, जिसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी साथ दे रहा है, और ऊपर से साथ के साथ में दुनिया के बहुत से थिंक टैंक जो विचारक है, जो और भी लोग हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, कंट्री लीडरशिप है, वो सारे के सारे इसके साथ दे रहे हैं, जिससे आगे विमेंस का एम्पावरमेंट और ज़्यादा हो सके, उनका सशक्तिकरण महिलाओं का और ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें कही जा रही है दोस्तों। तो मैंने आपको एक जो इसका ओवरव्यू था वो आपको बता दिया है। और यहाँ पे जो ये बात है कि गिवन इंडियाज एन अपॉर्चुनिटी की बात है, गिवन इंडियाज अबाइडिंग कमिटमेंट, हमारा कमिटमेंट क्या है? जब हमने G20 में देखा था, क्या हमारी थीम रखी गई थी? वसुधैव कुटुंबकम की थीम रखी गई थी, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, ठीक है, इसी को हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। सारी पृथ्वी ही हमारा घर है, ये हमारा थीम था एक तरीके का। एंड इट्स कंटिन्यूड एफर्ट्स टुवर्ड सबका साथ, सबका प्रयास एंड सबका विकास। पहले क्या थीम थी हमारी? सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पे अब कहा जा रहा है सबका साथ सबका प्रयास और सबका विकास। दिस अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी इज पॉइज्ड टू बी अ फोर्स टू रेकन विद ऑन ऑल जेंडर रिलेटेड इशूज। तो इसीलिए ये जो अलायंस बनाया गया है, ये जो है सारे ही जेंडर रिलेटेड इशूज़ को रेकन करने की कोशिश करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा आर्टिकल जो था, इसमें कुछ डेटा इंपॉर्टेंट थे, और हमने क्या इनिशिएटिव लिया है ग्लोबल अलायंस का, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट चल रहा था दावोस के, स्विट्जरलैंड के दावोस में। वहाँ पे हमने इस अलायंस को बनाया, जिसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी साथ दे रहा है, और भी ढेर सारी कंट्रीज है जो इंटरेस्ट दिखा रही हैं इसमें। और आगे क्या है? द डिक्लाइन इन इंडियाज वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स इन जनवरी। हमारे वेजिटेबल ऑयल के इंपोर्ट्स में जो हम आयात करते थे, उसमें हमारी जनवरी में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है। कितनी? 28% की कमी हो गई है। द कंट्रीज वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स डिक्लाइंड टू 12 लाख टन, 12 लाख टन इन जनवरी फ्रॉम द ईयर्स अगो पीरियड। द CEA सेड प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल में गो अप दिस ईयर। इस बारी जो अभी तक इतना कम देखने को मिला है, लेकिन इस बारी जो है इसके कीमतों में वृद्धि हो सकती है। हमारे खाने वाले जो तेल हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है। वो किस कारण से? प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलेगी। ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज, जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक इश्यूज चल रहे हैं, उनमें चीज़ों को देखने मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया का अलग चल रहा है, एल निनो ला निनो जो हमारा क्लाइमेटिक जो इशू है वो अलग चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, और जो लड़ाई वड़ाई का इशू आप देख रहे हैं रेड सी में ये सब हो रहा है, वो अलग ही चल रहा है। इजराइल हमास अलग चल रहा है। तो ये अलग इशू, इन सबको देखते हुए जो है सप्लाई कंस्ट्रेंट हो जाएगा, सप्लाई की कमी होगी, तो इस वजह से इसके दाम बढ़ने की संभावना है। और आप देखेंगे इंडिया में जो है अभी जो मस्टर्ड की बात हो रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को लागू करने की, तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही थी, तो आप उसको भी जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा मस्टर्ड के बारे में। जैसे BT कॉटन आया था, वैसे BT मस्टर्ड आ रहा है हमारा। DMH 11 उसका क्या है? धारा मस्टर्ड 11, DMH 11 हमारा नाम है। और इंडिया में जो क्या कहते हैं मस्टर्ड ऑयल है, जो सरसों का तेल है, वो खाने में काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ होता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन के बढ़ने की संभावना है। 25 से 30-35% तक जो है जो हमारा सरसों का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट हमारे DMH 11 को लागू करना चाहती है, DMH 11 को, ठीक है, DMH 11 को लागू करना चाहती थी।
तो इसको लेकर के कुछ कमिटीज़ वगैरह फॉर्म की गई थी कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इन्वायरमेंट वगैरह पे, लोगों के हेल्थ वगैरह पे कोई दिक्कत हो सकती है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो है इस पे देखने के लिए कहा था कि आप गवर्नमेंट को इस पे देखना चाहिए कि क्या इशू हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, आप देख लीजिएगा उसको एक बार फिर से जाकर रिवाइज मार लीजिएगा। अगला क्या है, द प्राइमरी स्कूल्स इन गुजरात विद जस्ट 1 टीचर। 1606 ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे सिर्फ एक टीचर जो है काम कर रहे हैं गुजरात में। द स्टेट गवर्नमेंट हैड सेड इन मार्च 2022 दैट नियरली 700 स्कूल्स वर फंक्शनिंग विद जस्ट 1 टीचर। 2022 में 700 स्कूल जो है लगभग, स्टेट गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि 700 स्कूल लगभग सिर्फ और सिर्फ एक टीचर से चल रहे हैं दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं कि जो प्राइमरी स्कूल्स है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ पे पढ़ाई का क्या लेवल हो सकता है। इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो SC वगैरह जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसमें भी सब कैटेगराइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे, स्कूल के लेवल पे बच्चा है, वहाँ पे सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा है प्राइमरी लेवल पे, उसके एजुकेशन और इसके इन्वायरमेंट और उसके बाकी आगे जाकर के लाइफ में किसी जॉब को जो है पाने की जो संभावना होगी, वो एक बच्चा जो एक ठीक ठाक जगह पे रह रहा होगा और प्राइवेट स्कूल में जा रहा होगा, उसके जॉब पाने और चीज़ों को लाइफ में करने की जो संभावना होगी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। जबकि वो भी शेड्यूल कास्ट का हो सकता है, वो भी शेड्यूल कास्ट का हो सकता है, वो भी अनुसूचित जाति का होगा, वो भी अनुसूचित जाति का, लेकिन दोनों में ह्यूज बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा दोस्तों। चाहे उसके सोचने समझने की क्षमता में देखिए, चाहे उसके किसी काम करने की क्षमता में देखिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट के एक तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। जो हमें इन्वायरमेंट जैसा मिलता है उसी तरीके से हम सोचते हैं। आप नॉर्मल सी बात सोचिए कि अगर एक बच्चा है इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, जेनेटिक्स तो रोल प्ले करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा करता है। आप नॉर्मल सा देखिए कि एक बच्चा है, अगर मान लीजिए वो कहीं पैदा हुआ, मान लीजिए एकदम से SC STs में पैदा हुआ, या कहीं पे एकदम से गरीब घर में पैदा हुआ है, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ है, सॉरी मैंने अगर कुछ ऐसा वर्ड आपको बोला हो तो उसको आपको बुरा लगा, उसके लिए मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर एक कोई बच्चा है बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ है, मान लीजिए, या आप रोड पे ही देख रहे हैं एक भिखारी का बच्चा है, मान लीजिए वो है, अगर वो किसी ने अडॉप्ट कर लिया उसको, मान लीजिए किसी ऑस्ट्रेलियन ने अडॉप्ट कर लिया, किसी यूरोपियन ने अडॉप्ट कर लिया, तो वहाँ जाकर के उसका जो लाइफ स्टाइल हो जाएगा, वो बच्चा जाकर के इतना फ्लुएंट इंग्लिश वगैरह बोलेगा, तो ये इन्वायरमेंट का ही तो मामला है। आप उससे मिलेंगे तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे बाद में, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इतना जरूरी होता है, और जब यहाँ पे एक इतने स्कूल्स में सिर्फ एक टीचर काम कर रहा है तो इतने कितने बच्चों पे ध्यान दे लेगा वो, ठीक है। तो इस वजह से एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें चेंज तो होनी चाहिए, और बाद में जाकर के फिर वही बच्चा, माँ बाप का थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है, धीरे धीरे करके फिर बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और वो बच्चा जाकर के बेचारा फिर फ्रस्ट्रेट होता है, उसको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, क्योंकि जब फाउंडेशन ही हमारी वीक हो जाएगी दोस्तों, तो बाद में चीज़ें जब समझ नहीं आएंगी तो बच्चा क्या करेगा, फिर वो सुसाइड करने की तरफ अग्रसर हो जाता है, सुसाइड की तरफ भागने लग जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, आप इनको कोट कर सकते हैं, एक जो है आप फैक्ट्स वगैरह है, आप ये थोड़ी सी चीज़ें जिसको आप कोट कर सकते हैं कहीं पे आंसर राइटिंग वगैरह में। स्कूल्स वर फंक्शनिंग विद जस्ट 1 टीचर, टुडे दैट नंबर स्टैंड्स एट 1606, ठीक है। बस एक छोटा सा ये पॉलिटिकल न्यूज़ कह लीजिए या एक स्कीम भी कह लीजिए, फ्रीबीज वगैरह देने का जो है सिस्टम चलता ही रहता है, जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करने ही लग जाती है। तो यहाँ पे जो है उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उन्होंने 1000 रुपये देने की बात कही है। PDS सिस्टम के अंदर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहाँ पे खाने वगैरह प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, उसमें जो है वो अब 1000 रुपये देंगे। पूरी जितनी भी फैमिलीज़ हैं, लगभग कितनी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे बात कही जा रही है, 95.90 लाख फैमिलीज़ हैं, ठीक। और जिसमें कितने मेंबर्स होंगे, लगभग 3,35,98,000 मेंबर्स होंगे। तो इतने मेंबर्स को जो है ये इम्पैक्ट कर लेंगे एक तरीके से, आप ये समझो, ठीक है। तो 1000 रुपये ये दे रहे हैं। और दूसरा एक स्कीम इन्होंने क्या चलाई है, स्वयं स्कीम चलाई है, जिसमें ये 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री बैंक लोन देंगे लोगों को फॉर इनिशिएटिंग न्यू बिजनेस, नया बिजनेस वेंचर चलाने के लिए। कोई भी यूथ जो है अपना नया बिजनेस चलाना चाहता है तो उसको 1 लाख तक का फ्री इंटरेस्ट लोन मिलेगा। अगर वो जो है कुछ लोअर या जो है कह सकते हैं आपकी पुअर बैकग्राउंड से आता है, तो उनके लिए इन्होंने ये स्कीम चलाई है, और ये 2 साल तक ये सिस्टम चलने वाला है, विल बी पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। और इसमें खर्चा कितना आएगा वो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि यहाँ पे इन्होंने अपने बजट से ये चीज़ों को एलोकेट किया है। आप इसको इनडायरेक्ट तरीके से या डायरेक्ट तरीके से देखेंगे दोस्तों, तो ये एक तरीके का आप फ्री बी ही कह लीजिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता आया है कि
सरकारों को फ्री बीज नहीं देना चाहिए, वो जो मुफ्त में रिवड़ियाँ बांटती हैं वो नहीं देना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेती हैं उसको करने का। क्योंकि आप देख रहे हैं 2024 में इलेक्शन है, तो यहाँ पे उड़ीसा की गवर्नमेंट ने हज़ार रुपए देना शुरू कर दिया है। एक तरीके का आप कहिए तो फ्री बीज ही है दोस्तों, एक तरीके का कहिए तो लोगों को प्रलोभन देना ही है, जिससे कि वो वोटिंग उनके पक्ष में हो सके। बाकी ठीक है दोस्तों, हर पार्टी ऐसा करती है। और अभी जैसे डेटा आया है कि लगभग 55% जो है 55% से ज़्यादा जो बीजेपी को क्या कहते हैं ऐड और सहायता मिली थी इलेक्शन के लिए, उसकी पार्टी को, बीजेपी को एज अ पार्टी जो सहायता मिली थी वो इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली है उनको। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स गवर्नमेंट लेकर के आई थी उससे उनको मिली है 55% से ज़्यादा उनकी जो इनकम थी वो इलेक्टोरल बॉन्ड से हुई है। ठीक है, और इलेक्टोरल बॉन्ड में यही है कि जिनमें जो है लोगों को अपना नाम रिवील करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपनी आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड में ये एक जो है प्रावधान किया गया था। तो देख लीजिएगा, चीज़ों को आप मेंशन करते रहिए। आपको कहीं आंसर राइटिंग करनी है तो कुछ फैक्ट्स भी होते हैं यहाँ पे जिनको आप मेंशन करिए। आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं आप किसी और तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको समझ के चीज़ों को जो है मेंशन करना है कहीं पे। तो आज का सारा आर्टिकल मैंने आपको बता दिया। मैं ठीक है, मैं एक चीज़ और देख लेती हूँ दोस्तों, आपको जो हमारा क्वेश्चन था आज का उसका आंसर भी बता देती हूँ। आपको नहीं समझ आएगा, हो सकता है ना आया हो समझ, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी था, तो मैं आपको उसका आंसर बताने की, हाँ तो ये रहा हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों? विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? जो मांग के बढ़ने से जो दाम बढ़ जाता है चीज़ों का मार्केट में। मान लीजिए एक पैकेट ही ब्रेड है, यहाँ पे एक पैकेट ही ब्रेड है और जो है खाने वाले लोग पहले 5 लोग ही थे या एक ही इंसान था। मान लीजिए एक पैकेट ब्रेड था, एक इंसान था, एक पैकेट ब्रेड था और एक ही व्यक्ति था जो उस एक पैकेट ब्रेड को खाता था। तो वो 40 रुपए में, वो 40-50 रुपए में, ये मान लो 40 रुपए में ये ब्रेड का पैकेट मिल रहा था। बाद में क्या हुआ, कुछ लोग और आ गए एक्स्ट्रा, कुछ लोगों के मान लीजिए उनके पास जो है पैसे ज़्यादा आ गए कुछ लोगों के पास में, और उन्होंने कहा चलो भाई हम पहले तो ब्रेड नहीं खा पाते थे लेकिन हमारे पास अब पैसे आ गए हैं तो हम भी ब्रेड खाएंगे। तो मान लीजिए इस एक इंसान की जगह यहाँ पे लोग बढ़ के कम से कम 5 या 10 लोग हो गए, लेकिन इसकी जो सप्लाई है, जो इसकी ब्रेड की आपूर्ति है वो सिर्फ एक ही पैकेट है अगर, और यहाँ पे 5-10 लोग मांगने वाले हो गए, तो ये जो दुकानदार होगा ये जाहिर सी बात है सोचेगा चलो इतने लोग मांग रहे हैं तो हम जो 40 का बेच रहे थे अब हम ये 60 रुपए का बेच लेते हैं, क्योंकि इन 10 लोगों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति तो मिल ही जाएगा जो 60 रुपए देने को तैयार हो जाएगा इस ब्रेड को खाने के लिए। तो यही कहा जा रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग के बढ़ने से जो है ये जो कीमत में वृद्धि हो जाती है उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है वो किन किन चीज़ों से बढ़ सकता है, लोग अपनी मांग में वृद्धि किन किन चीज़ों से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, विस्तारवादी नीतियाँ। विस्तारवादी नीतियाँ मतलब जो हमारी आरबीआई होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी लागू करती है, जिसमें एक होता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, जिसको आप कह लीजिए चीप मनी पॉलिसी, जिसको डोविश मनी पॉलिसी भी कहते हैं हम। वहाँ पे जो हमारी आरबीआई होती है वो मार्केट में पैसे को ज़्यादा इनफ्लो करती है, मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसे को बढ़ाती है एक तरीके से। आप सीआरआर, एसएलआर वगैरह के भी टर्म को जानते होंगे, थोड़ा सा आप इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे तो। जो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वगैरह ये होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, इनको जो है इनके रेट में अगर वो कमी कर देती है तो मार्केट में पैसे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएंगे दोस्तों, ज़्यादा पैसे आएंगे, लोगों के हाथ में थोड़ा ज़्यादा पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़्यादा होगा, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, तो उस हिसाब से लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो वो मार्केट में जाकर के मांग को बढ़ाएंगे, चीज़ों के दाम फिर मार्केट में जाके बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो पहले जो चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे थे अब उनके हाथ में पैसे आ गए हैं तो वो मार्केट में जाके चीज़ों की डिमांड करेंगे। तो ये पहला ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिस्कल स्टिम्युलस, जो क्या राजकोषीय प्रोत्साहन। हमारी गवर्नमेंट जैसे आप देखेंगे कोविड-19 में इकॉनमी पूरी बैठ चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। देखिए 2021 का भी 21 का क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। 2019 में जब
ये आया आपका कोविड-19 आया तो पूरी की पूरी इकोनॉमी काफ़ी कोलैप्स कर गई। बाद में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को आप देखेंगे उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपए, 10-10 हज़ार रुपए देने की बात कही कि हम आपको कुछ पैसे देंगे, जिससे कि लोग मार्केट में जा कर के कम से कम चीज़ों की माँग तो क्रिएट करें। पूरी की पूरी इकोनॉमी ठप हो गई थी। अगर मार्केट में मांग ही नहीं होगी, डिमांड ही नहीं होगी, तो जो उत्पादन करता है, जो प्रोड्यूसर है, फिर वो क्यों ही उत्पादन करेगा, उसका तो सारा सामान खराब हो जाएगा। तो उसको उत्पादन करने के लिए कम से कम लोग तो चाहिए जो उसको खरीद करके ले जाएं, उसका इस्तेमाल तो करें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस चलाती है, लोगों के पास पैसे थोड़ा सा देती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, जिससे लोग जाके मार्केट में मांग क्रिएट करे। तो इससे भी क्या होगा, आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होगी। जब मांग क्रिएट करेंगे तो उससे दाम बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये भी जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस का मतलब क्या है कि जो वेजेस मिलती हैं, जो वेज मिलती है उसको इन्फ्लेशन के साथ में देख करके देना, इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट करके देना। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी जो है 5 रुपए की इनकम है, या मान लीजिए 100 रुपए की आपकी इनकम है, 100 रुपए की इनकम है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, 105% का इन्फ्लेशन हो चुका है मार्केट में। तो आपका ये जो है क्या कहते हैं, आपका जो 100 रुपये है वो तो आपके इन्फ्लेशन के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा कम ही है। 100 रुपये का मान लीजिए आपकी इनकम है, जिसमें आप 1 केजी प्याज खरीद सकते थे, लेकिन वो प्याज अब बढ़ के उसका दाम 105 रुपये हो गया है। तो दोस्तों आप 105 रुपये हो गया है, तो दोस्तों अब आपको जो है उसी 100 रुपये में पूरा 1 केजी प्याज नहीं मिल पाएगा। तो लेकिन जब इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस का मतलब कि इन्फ्लेशन के साथ में मान लो एडजस्ट करके वेजेस को बढ़ा भी दिया गया, इनका 100 रुपये की जगह इनको अब जो है 105 रुपये दे दिए गए, तो भी तो इससे उतनी मांग क्रिएट नहीं हो पाएगी ना। ये तो सिर्फ इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए किया गया है, तो इससे मांग क्रिएट नहीं होगी, जितनी मांग थी उतनी ही रहेगी, बस इन्फ्लेशन के साथ में उनकी वजह से एडजस्ट हो गई। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, तीसरा तो नहीं होगा। हायर परचेजिंग पावर, लोगों की जो क्रय शक्ति क्षमता है वो जब बढ़ जाए किसी भी वजह से, चाहे वो गवर्नमेंट के फिजिकल स्टिमुलस की वजह से बढ़ जाए, लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आ जाए। परचेजिंग पावर मतलब क्रय शक्ति क्षमता, क्रय करने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ जाए, तो इससे भी तो आप जा करके मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे, मांग जो है क्रिएट करेंगे। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, जो ब्याज दरों को बढ़ाना, ब्याज दरों में बढ़ोतरी। आप देखिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी से मांग कैसे बढ़ेगी। अगर SLR CRR इनकी जो है रेट्स को इंक्रीज कर दिया हमारी RBI ने, तो इससे मार्केट में पैसे तो कम ही हो जाएंगे ना, मार्केट में पैसे कम हो जाएंगे। ब्याज दरें, अगर मान लीजिए SBI है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने लोन देने की ब्याज दरों को बढ़ा दिया, तो जो इन्वेस्ट करने वाले थे लोग, जो इंडस्ट्री लगाने वाले थे, वो सोचेंगे कि कोई बात नहीं है, अभी हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी लोन लेने पे हमें ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, हम जब थोड़ा ब्याज कम होगा 2-4 साल बाद, 10 साल बाद हम तब लगा लेंगे, अभी हम नहीं लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब वो इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, अगर वो इंडस्ट्री लगाते उसकी जगह पे, तो वहाँ पे लोगों को रोजगार देते भाई, तो उन लोगों के हाथ में पैसे आते तो वो मार्केट में जा कर के चीज़ों को खरीदते, वहाँ पे उनकी मांग क्रिएट होती, ठीक है, मांग क्रिएट होती। और नॉर्मल भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अगर कोई गाड़ी का लोन लेना चाहता है, होम लोन लेना चाहता है, अगर वहाँ पे होम लोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, गाड़ी पे लेने के लिए लोन को ज़्यादा बढ़ा दिया, तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं, हम गाड़ी को नहीं लेते हैं अभी, हम गाड़ी बाद में खरीद लेंगे क्योंकि लोन बहुत ज़्यादा महंगा हो रखा है, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इससे मांग क्रिएट नहीं होगी। राइजिंग इंटरेस्ट रेट जो है मांग क्रिएट नहीं करेगी। तो आपके ऑप्शंस कौन कौन से सही हो गए दोस्तों? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई आपकी, दूसरा फिस्कल स्टिमुलस हो गया जो हमारी सरकार करती है, तीसरा आपका हायर परचेजिंग पावर। तो आपका कौन कौन सा, 1, 2 एंड हायर 4। तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो गया पहला, ये आपको मैंने डिटेल में समझा दिया, ये आपका PYQ था, ठीक है। अगला वाला देख लेते हैं हम, हिंदी में भी आप देख लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि पूरा का पूरा हमने अभी आपको जो CPI पढ़ाया है उस पर बेस्ड है ये, आप वहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर दैन दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो फूड का वेटेज होता है, जो खाद्य पदार्थों का वेटेज होता है, वो ज़्यादा होता है रादर दैन जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो ये बात है सच,
क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो कंज्यूमर के लेवल पे देखेंगे तो खाद्य पदार्थ उसमें अपने आप सबसे ज़्यादा रहेंगे, और वहाँ पे हमने देखा 260 आइटम्स होते हैं एक बास्केट में, जिसमें से खाद्य पदार्थों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, खाद्य पदार्थ वाले मात्रा की संख्या ज़्यादा होगी, जबकि WPI में आइटम्स की संख्या ज़्यादा है लेकिन वो खाद्य पदार्थ वाली चीज़ें नहीं है वहाँ पे ज़्यादा, इससे कम है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, द WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। ये कह रहे हैं कि जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइजेज ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज की प्राइस होती है उसमें जो चेंज होता है उसको इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करता है। जैसा कि हमने ऑप्शन में पढ़ा था कि CPI में हम गुड्स और सर्विसेज, CPI में हम, एक सेकेंड यहाँ लिख देती हूँ मैं दोस्तों, CPI में हम, यहीं पे लिख देती हूँ, CPI में हम CPI में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, गुड्स प्लस सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम WPI में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कह रहा है कि WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज की जो कीमतों में चेंज होता है उसमें WPI उसको काउंट नहीं करता है, लेकिन CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करता है, तो ये बात सच है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है आपका। अगला ऑप्शन है आपका, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एट टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स। जैसा हमने देखा कि 2014 के बाद से 2014 के बाद से हमने क्या ले लिया है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एज अ अडॉप्ट कर लिया है अपने की पॉलिसी चेंजेस को देखने के लिए, इन्फ्लेशन रेट को जो है मेज़र करने के लिए, उसको जो है टैकल करने के लिए। पहले हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स था, तो आप वहाँ जा कर के एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से ये गलत है, ये WPI को कह रहा है, इसकी जगह ये आपका CPI होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा, ठीक है। तो ये गलत है, पहला दूसरा आपका सही हो गया, तो ऑप्शन हो गया आपका ये A। आप हिंदी में भी एक बारी रीड कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ में दोस्तों हम अपने आर्टिकल्स को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे मैं आपको वही दिखा देती हूँ जो मैंने आपको दिखाया था कि हमने कब से जो है इसको चेंज किया हुआ है। दो इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPI WPI एंड ब्ला ब्ला ब्ला, अप्रैल RBI अडॉप्टेड CPI एज अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। 2014 में हमने किसको अडॉप्ट किया है, CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अडॉप्ट किया है हमारे जैसे की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ों को देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको सारा का सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया ध्यान से, आप इसको रिवाइज मारिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो हो गया है दोस्तों, आज इसी के साथ में हमारी क्लासेस हो गई हैं समाप्त। और यहाँ पे आप देखिए, आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें थोड़ी सी निराशा हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करिए। और आज बहुत से लोगों का CSIR का पेपर है, और अभी एक दिन पहले भी जो है कुछ लोगों ने हरियाणा PCS का एग्ज़ाम दिया, RO का भी एग्ज़ाम था। तो कुछ लोग अभी निराश चल रहे होंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जोश में होंगे दोस्तों, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करिए जल्दी से जल्दी। इट्स अ लाइफ, ये जीवन है, इसमें चीज़ें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं दोस्तों। हर किसी के लाइफ में आप देखेंगे कोई ना कोई समस्या है, आप अकेले नहीं हैं जो समस्या से जूझ रहे हैं। तो अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का, मेंटल पीस का ख्याल रखिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हैं या लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपने जो है मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे और चीज़ों को आप सही से कर पाए दोस्तों। तो अपने जो है मोराल को डाउन नहीं होने देना है। और इसी के साथ में दोस्तों कर लीजिए हमें सब्सक्राइब, हमारा भी थोड़ा सा मोराल बूस्ट होता है इन सब चीज़ों से दोस्तों। तो हमें इजाज़त दीजिए, हमने सारा का सारा यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस कर दिया है। देखिए हमारा NCERT का फाउंडेशन बैच चल रहा है, बाइलिंगुअल है, ये बेसिक टू एडवांस क्लासेस चल रही हैं, 6 से लेकर के 12 तक की यहाँ पे चल रही हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगी। और ये रहा हमारा QR कोड, जहाँ पे आप स्कैन करके नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल करके हमारा ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर में, वहाँ जा करके आपको डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या आप यहाँ से इसको स्कैन कर सकते हैं और इसको ज्वाइन करके अपने फाउंडेशन को मजबूत बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ में हमें इजाज़त दीजिए, ध्यान रखिए अपना, खाते पीते मस्त रहिए, एनर्जी बनाए रखिए। आने वाले आपके सब सारे एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।